सुषमा जी स्टार्ट करें। जी जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। इंडियन सेक्शन द्वारा आयोजित स्टडी क्लास में सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सेशन की शुरुआत सार्वभौमिक प्रार्थना से करेंगे। ओ हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ हिडन लाइट, shining in every creature, o hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Hmm. 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 आज के वक्ता बंधु राजीव माथुर जी हैं। आप आईके टैमनी द्वारा लिखित पुस्तक सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम के 23वें अध्याय प्रिपरेशन फॉर योग के सेकेंड पार्ट की प्रस्तुति करेंगे। मैं बंधु राजीव जी का संक्षिप्त परिचय दे रही हूँ। बंधु राजीव माथुर जी 1986 से थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं। वर्तमान में वो शंकर लॉज दिल्ली के अध्यक्ष हैं। आप एक समर्पित एवं सक्रिय थियोसॉफिस्ट हैं। आपकी प्रेरणा से आपके दोनों बच्चे प्राची एवं आदित्य युवा थियोसॉफिस्ट के रूप में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हम इंटरनेशनल कन्वेंशन में उनकी सक्रिय भागीदारी हम लोग देखते हैं। राजीव जी ने फिलोसफी के विभिन्न विषयों के साथ ही कश्मीरी शैव दर्शन एवं उपनिषदों पर अनेक विशिष्ट व्याख्यान दिए हैं। अब मैं आदरणीय राजीव माथुर जी को आज के व्याख्यान के लिए आमंत्रित करती हूँ। राजीव माथुर जी। नमस्कार सभी प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम लोग सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम पुस्तक के 23वें अध्याय के दूसरे भाग को लेंगे। हम पुनः पहले भाग के बारे में रिकैपिटुलेट करके आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा साउंड बढ़ाए। कम आ रही है? हेलो, हाँ आवाज अभी पूरी नहीं आ रही सर? हाँ अब ना। आ रही? नाउ इट इज ओके। यस। नाउ इट इज ओके। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर 23 के बारे में बात करी थी, प्रेपरेशन फॉर योगा। और हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की थी कि ये सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ ऑकल्टिज्म पुस्तक के जो 23वां चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी के लिए ये, जैसे कि हमने उस दिन भी बात करी थी लास्ट वीक, कि ये आई के तेमनी जी ने इसको दोबारा से दी थियोसॉफिस्ट में फरवरी 1967 में फिर से छपवाया था, जबकि ये बुक सेल्फ कल्चर 1945 में छप गई थी। और इसको मॉडिफाई करके और रिवाइज करके, तो मैं रिवाइज्ड और मॉडिफाइड पोर्शन को भी लूंगा जो बुक में लिया है, उसके अलावा थोड़ा सा और अच्छा सा उन्होंने इसमें चेंज करके। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए हम इसको आगे लेंगे। अभी हम ये देखें कि एनी बेसेंट जी ने अपने पुस्तक में कहा है योगा में, हैविंग डन सो मच शैल यू नॉट डू मोर। वो कह रहे हैं कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है उसको हमने ऑलरेडी काफी कुछ अनफोल्ड कर लिया है नेचुरल प्रोसेस में, नेचर ने हमको हेल्प करके। विद द कॉन्शियसनेस सो फार अनफोल्डेड, डज इट सीम इम्पॉसिबल दैट इट शुड अनफोल्ड द फ्यूचर इनटू द डिवाइन? तो ये बात वो कह रही हैं कि हम और करना चाहेंगे ना इसको, क्योंकि और कोई रास्ता है भी नहीं इसके अलावा। देयर इज ओनली वन वे कि हम इसको, क्या नाम है, पाइनियर होके आगे बढ़े और दूसरों की हेल्प करें एवोल्यूशन में, या हम लेगर्ड होके और खुद अपने को कोई दूसरा व्यक्ति हेल्प करे। तो यहाँ पे इन्होंने एनी बेसेंट जी ने डेफिनेशन दी है, योगा इज द रेशनल एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ द अनफोल्डिंग ऑफ कॉन्शियसनेस सेल्फ अप्लाइड इन इंडिविजुअल केस। इसके बाद हम लोगों ने और समझे थे एक दो सूत्र
जो कि भगवत गीता के थे कि इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड योगा, समतम समत्वम योगम उच्यते, अर्थात समता ही योग है। और इसके बाद एक और सूत्र है 50वां दूसरे अध्याय का, जो कि कहता है योगा इज स्किल इन एक्शन, योगा कर्मस क्वेश्चनम। ये डेफिनेशंस थी और हम लोगों ने आगे धीरे धीरे आगे बढ़े थे इसमें। और तेमनी जी ने ये बताया था कि हमारी एवोल्यूशन जो है उसका कल्मिनेशन है ये जो हमारा योगा है, इसको हम सब ने करना ही करना है। और कल्मिनेशन क्या है? कल्मिनेशन मीन्स हमको करना ही है, आगे लास्ट है, तो ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज है, इसकी हम लोगों ने बात करी थी। अब हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो इसमें एट द फीट ऑफ द मास्टर में हम देखते हैं कि गॉड हैज ए प्लान एंड दैट प्लान इज एवोल्यूशन। तो हमको एवोल्यूशन के प्लान के साथ चलना है और कैसे हमको इसकी हेल्प करनी है या सबकी एवोल्यूशन में आगे बढ़ना है। तो हम लोगों ने ये समझा था कि ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट पोटेंशियलिटीज जो हम सबके अंदर अलग अलग है, पिछले जन्मों में जो हम करके आए हैं उसके आगे हम अपनी कैपेसिटीज बढ़ाते हैं। तो ये पहला सूत्र जो है ये इन्होंने दूसरे अध्याय का इसको लिया था कि अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसका मनन करेंगे तो हम बहुत जल्दी इस रास्ते पे आगे एडवांस कर पाएंगे। और वो सूत्र है तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा, ऑस्टेरिटी सेल्फ स्टडी एंड रेजिग्नेशन टू ईश्वर कंस्टिट्यूट प्रिलिमिनरी योगा। तो हम लोगों ने इसको समझा था कि तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, और इसके बाद हम लोगों ने समझा कि ईश्वर प्राणिधान क्या है। तो यहाँ पे तक हम लोगों ने थोड़ा सा समझ के आगे हम लोग बढ़े थे। तो अब मैं इसके बाद आगे चलता हूँ। तो तेमनी जी कह रहे हैं इसमें आगे जाके कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हैं इसके अंदर। और ये हमारे जो सूत्र है जो तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि क्रिया योगा, तो ये प्रिलिमिनरी योगा है, इसको हमने जानना है और इसको करना है डेली प्रैक्टिस। तो ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो हैं ह्यूमन नेचर के, विल, इंटेलेक्ट और लव, इनमें सबको डेवलप करता है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो हमारे हैं। अब ये कैसे करता है कि जो इंटेलेक्चुअल नॉलेज है वो योगिक लाइफ की थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, इसलिए हमको थियोसॉफिकल बुक्स और जो जो भी मतलब ऐसी चीजें हैं योग की उसके बारे में जानना चाहिए। तो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमारा तैयार होता है जिसमें थियोसॉफिकल बुक्स में सारी चीजें ये अच्छे से दी हुई हैं। हम इसको देखें और बीइंग थियोसॉफिकल स्टूडेंट इसको अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतारें, ये अगला स्टेप है। तो द डेवलपमेंट ऑफ लव और डिवोशन and the transformation and purification of life involves and it adds wisdom to knowledge। अब ये धीरे धीरे हमको विजडम में परिवर्तित होता है, ये जो लव और डिवोशन का फैक्टर है। और देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल विल, जो विल है हमारी वो स्पिरिचुअल विल का एप्लीकेशन करके हम मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड यानी चित्त की वृत्तियों को रोक सकते हैं, इसको हम आगे लेंगे और रियलाइजेशन कर सकते हैं यानी आत्म साक्षात्कार, जो असली उद्देश्य है इस योगा का, कि होल ट्रेनिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन और ये मुक्ति का मार्ग यही है, आत्म साक्षात्कार और मुक्ति। जो मुक्ति की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, मुक्ति के माने ऐसा नहीं है कि जन बंधन के उससे छूट जाना, वो तो है ही है। हम यहाँ पे अभी से अगर इसको पूरी तरीके से करें तो हम मुक्त हो सकते हैं अपने पिछले कार्यों से। धीरे धीरे आगे जाके इसको समझेंगे, इनको तेमनी जी ने अच्छे से समझाया। आगे ये कह रहे हैं द फर्स्ट पॉइंट टू नोट इज दैट ऑल दीज 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी कंस्टिट्यूट ए रियल बिगिनिंग ऑफ द योगिक लाइफ। ये योगिक लाइफ की रियल बिगिनिंग की शुरुआत है। और अगर अच्छे से
साधक इस प्रेपरेटरी स्टेज में कार्य करता है और सारी परिस्थितियों को अच्छे से यूटिलाइज करता है, तो बहुत तेजी से अपने मार्ग में योग के आगे बढ़ सकता है। आगे वो कह रहे हैं, इफ ही अटैक्स द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद दीज एक्टिविटीज, अब जैसे जैसे उसको प्रॉब्लम आती है तो उसको अगर अच्छे से समझ के और उससे पार पाएगा या उसको समाप्त कर पाएगा एनर्जेटिकली और अर्नेस्टली, तो ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टाइम में वो अपने लोअर नेचर पे विजय प्राप्त कर सकता है, जो कि हमारा असली कर्तव्य है। एंड ही कैन मेक हिम फिट टू टेक अप द मोर एडवांस प्रैक्टिसेस ऑफ हायर योगा, क्योंकि ये हायर योगा की शुरुआत है, तो ये इसको आगे से ठीक से ले पाएगा अगर इसको अच्छे से कर लेगा, अपनी ग्रिप कर लेगा लोअर नेचर के ऊपर, यानी लोअर नेचर को हायर नेचर के अनुसार ढालेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। आगे तैमनी जी कह रहे हैं कि जो भी योगिक लाइफ के गोल से अच्छी तरह जानकारी रखते हैं, वो ये जानते हैं कि ये ऐसा संभव एकदम से नहीं है कि जो आदमी इस दुनिया में आकंठ डूबा हुआ है, यानी पूरी तरह इस दुनिया में ही है, तो उसके लिए इसके कार्य को करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम सब क्लेशास में फंसे हैं और ज्यादा से ज्यादा पूरी माया में लिप्त हैं। तो जब तक हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये संभव नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि नेसेसरी नॉलेज ऑफ धर्मशास्त्र, योग सूत्र और थियोसॉफिकल लिटरेचर को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ना चाहिए। इट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ हिज इगोइज्म, हमारे अंदर का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होगा और क्लेशास जो कि इस अभिमान या इस इगोइज्म की वजह से आए हैं, तो ये आवश्यक है कि वो अपने क्लेश को कम करता जाए, जो क्लेशा हैं उसकी लाइफ में, क्योंकि हम जानते हैं हम सब लोग इन क्लेशों में घिरे हुए हैं। आगे तैमनी जी ये भी कह रहे हैं कि एक ऑर्डिनरी वर्ल्डली मैन का आउटलुक और योगी का दोनों अलग अलग होता है, तो एकदम सडन चेंज नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है जब तक उसके अंदर धीरे धीरे क्लेशा कम नहीं होंगे, तो वो इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यहाँ तक वो कह रहे हैं कि अगर अटेम्प्ट किया गया तो वायलेंट रिएक्शन होगा और वो दुनिया में और ज्यादा आकंठ डूब जाएगा, पूरी तरह दुनिया में डूब जाएगा अगर वो ज्यादा सडन चेंज एकदम से लाने की कोशिश करेगा। इसलिए ये धीरे धीरे ही होगा, सेल्फ ट्रेनिंग से अपने को एकस्टम करेगा, सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन से। इसलिए आगे ये कह रहे हैं, मैनी केसेस ऑफ एंथुजियास्टिक एस्पायरेंट्स हु फॉर नो अपरेंट रीजन कूल ऑफ और फाइंडिंग द योगिक डिसिप्लिन टू इट्स सम गिव इट अप। वो कह रहे हैं कि कुछ पता नहीं चलता, कोई बहुत एंथुजियास्टिक होकर इस बात पर लगता है और फिर बाद में एकदम से छोड़ देता है, तो वो योगिक लाइफ के लिए रेडी नहीं है। अब देखें दूसरे पाद में, साधना पाद में, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च, तो ये कह रहे हैं जो क्रिया योग है, जिसकी अभी हम प्रिलिमिनरी योगा की बात कर रहे हैं, क्रिया योग इज प्रैक्टिस फॉर एटिन्यूएटिंग क्लेशास एंड ब्रिंगिंग अबाउट समाधि। ये क्रिया योग है क्या? ये कह रहे हैं क्लेश को कम करना, एटिन्यूएटिंग, क्षीण करना, कमजोर करना, ताकि समाधि लग सके या समाधि को प्राप्त किया जा सके। ये बहुत आवश्यक चीज है। दूसरे पाद के, साधना पाद के दूसरे सूत्र में ही इन्होंने ये बात कही है। पहला तो हम लोगों ने जो समझाई था वही अभी हम कर रहे हैं, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राण ध्यान यानी क्रिया योगा, ये पहला सूत्र था। दूसरा ये है जिसमें ये कह रहे हैं कि क्लेश को हमने कम करना है। अब तीसरा सूत्र है इसमें, जिसमें इन्होंने क्लेश बताए हैं क्या क्या है।
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेशा, क्लेशा। ये क्लेश हैं 5 तरीके के। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, जिसको अविद्या कहा गया, द सेंस ऑफ इगोइज्म, आईनेस या अस्मिता, अट्रैक्शन, रिपल्शन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लाइफ, ये कहलाते हैं राग, द्वेष। एंड द स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लाइफ आर द ग्रेट एफ्लिक्शंस और कॉजेस, ये है अभिनिवेश, जो कि दुखों का कारण है। अब देखें, दी मोर द क्लेशास आर एंटीनेटेड, मतलब जितने कम हो जाएंगे, जितने क्षीण हो जाएंगे क्लेशास, उतनी कैपेसिटी तेमनी जी कह रहे हैं साधक की बन जाएगी कि वो समाधि को प्रैक्टिस कर सकता है और कैवल्य के अपने उद्देश्य, जो कैवल्य माने वननेस, आत्म साक्षात्कार, वो तभी प्राप्त कर सकता है when the kleshas have been reduced to vanishing point। तो वैनिशिंग पॉइंट मीन्स समाप्त होने के आसपास आ जाए, तो उसकी हैबिचुअल समाधि या सहज समाधि लग जाएगी और वो कैवल्य के दरवाजे पे होगा, थ्रेशोल्ड ऑफ कैवल्य। अब हम लोग देखें, अविद्या इज द रूट कॉज ऑफ अदर 4 क्लेशास। जैसा कि हमने समझा, अविद्या की वजह से ही बाकी सारे क्लेशास या सारे दुख हम लोगों के जीवन में आते हैं। ये बाकी चारों क्लेश जो हैं वो अविद्या के सॉइल पे ही जन्मते हैं, यानी उसी की उपज, उसी की मिट्टी पे उपजते हैं। और ये कनेक्टेड सीरीज है, कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में होते हैं। एक उपजा, उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो कॉज एंड इफेक्ट। आगे ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप जो इनकी है वो रूट, ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट्स इन ए ट्री कह सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अविद्या ही रूट है, वही जड़ है। फिर हम कह सकते हैं तना, फिर शाखाएं, पत्तियां और फल। तो ये 5 क्लेशास हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अब दूसरे की बात कर रहे हैं। ये संस्कृत वर्ड अस्मिता इज डिराइव्ड फ्रॉम अस्मि। अस्मि माने आई एम, मैं हूं। तो ये सेल्फ एग्जिस्टेंस का भाव है, ये प्योर कॉन्शियसनेस है, मगर हम इस दुनिया में लिप्त होके रियल नेचर को अपने भूल जाते हैं और माया में लिप्त हो जाते हैं। और हम जिन व्हीकल्स के थ्रू कार्य करते हैं, चाहे वो मन है, चाहे वो इच्छा है, चाहे वो ये भौतिक शरीर है, हम उसको ही सब कुछ समझ लेते हैं और उसके साथ एकात्मता कर लेते हैं और व्हीकल के साथ वननेस हो जाती है। तो हम समझ नहीं पाते कि हम कहाँ हैं और व्हीकल कहाँ है। ये व्हीकल हमारा सोर्स नहीं है, ये एक सिर्फ वाहन है, मगर हम ये भूल जाते। ये कह रहे हैं 2 प्रोसेसेस हैं जो कि साइमल्टेनियस चलते हैं, कि हम रियल नेचर को अपने भूल जाते हैं और व्हीकल्स या वाहनों के साथ एक हो जाते हैं। मन, इच्छा, शरीर, इनके साथ एक हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं। तो ये अविद्या ही है जो कि हमको परत दर परत हमारी कॉन्शियसनेस को छिपाती जाती है और हम माया में लिप्त होते जाते हैं। जैसे जैसे ये कॉन्शियसनेस में हम नीचे उतरते जाते हैं, अविद्या हमको घेरती जाती है। और जैसे जैसे इन्होंने आगे कहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा सकते हैं, एवोल्यूशनरी या पोर्ट क्लाइंब कर सकते हैं, तो अविद्या कम होती जाती है। तो इसकी स्टेजेस हैं और ये स्टेजेस अलग अलग हैं। जैसे जैसे हम एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल में जाते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को, तो हमको ये देखना है कि हम कॉन्शियसनेस के थ्रू, सॉरी, हम कॉन्शियसनेस हैं और हम व्हीकल के थ्रू कार्य कर रहे हैं। तो सटल, धीरे धीरे सटलर व्हीकल और हायर व्हीकल्स को हम यूज करके
और उनसे अपने को अलग रख सकते हैं। हायर सेल्फ इज सेपरेट, ये हमको हमेशा ध्यान रखना। जैसा हमने अभी बात करी थी अविद्या अस्मिता की, तो अब हम तीसरा देखें, राग क्या है। राग को डिफाइन किया है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ प्लेजर या हैप्पीनेस जिससे मिलता है उसको हम बार बार चाहते हैं, यही राग है। और इसी का उल्टा द्वेष है। द्वेष में नेचुरल रिपल्शन होता है और हम पर्सन और ऑब्जेक्ट जिससे हमको दुख मिलता है उसको हटाना चाहते हैं, तो उससे हम बचना चाहते हैं। तो ये राग है, द्वेष उसका उल्टा है। और अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लाइफ, ये जीवन की इच्छा। इवन जब मृत्यु भी हो रही होती है तो हम चाहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो। तो इवन हम ही क्या, लर्नेट से लर्नेट की बात की जा रही है जो कि सब कुछ समझ गया है फिर भी वो जीवन को नहीं छोड़ना चाहता। आगे तेमनी जी कह रहे हैं कि लाइफ इज वन लॉन्ग ड्रॉन आउट माइजरी एंड येट देयर अटैचमेंट टू लाइफ इज एज ग्रेट एज एवर। मतलब जो आदमी जिंदगी भर दुख भुगत रहा है, कष्ट में है, इवन वो भी मरने के समय कहता नहीं मैं मरना नहीं चाहता। तो हम ये देखें ये क्लेश कितना अभिनिवेश जो है कितना बड़ा क्लेश है कि कितने बड़े ज्ञानी जो है वो भी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते। तो ये अभिनिवेश उसका फाइनल फ्रूट है जो कि कितना मुश्किल है। ये कहा जा रहा है अभिनिवेश लाइफ के साथ चिपके रहना चाहते हैं। आगे पतंजलि जी इसके बारे में कह रहे हैं कि जो भी जितना विदुषी है यानी जितना लर्नेड है मगर वो व्यक्ति अपने आप में समझदार नहीं है, इज इनएडिक्वेट, क्योंकि वो अटैचमेंट से लाइफ को छोड़ नहीं पा रहा है, क्लेश को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। तो ये सिस्टमेटिक कोर्स है योगिक डिसिप्लिन का जिससे वो अटैचमेंट धीरे धीरे कम करके और समाप्त करने की कगार पे ला सकता है। आगे ये अभिनिवेश की बात कर रहे हैं कि डिजायर टू लिव इज नॉट द रिजल्ट ऑफ सम एक्सीडेंट इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि अभिनिवेश से छोटा मोटा कोई जो हम कह रहे हैं फाइनल फ्यूशन है क्लेश का, ये ऐसा कोई छोटा मोटा मतलब सिर्फ क्लेश नहीं है, ये बहुत बड़ा है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये कब से आता है, अकॉर्डिंग टू योगिक फिलोसफी दिस फोर्स इज रूटेड इन द वेरी origin of things and it comes into play the moment consciousness comes in contact with matter। जैसे ही कॉन्शियसनेस मैटर के साथ संबंध बनाती है वैसे ही हो जाता है। एंड द एवोल्यूशनरी साइकिल बिगिन, जिस दिन से एवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो ये सारा का सारा कॉन्शियसनेस हमारी पूरी तरीके से मैटर के साथ वननेस कर लेती है। और यही बात आगे इसमें कही गई है कि ये फाइनल एक्सप्रेशन है कॉजेज एंड इफेक्ट का, जो कारण है हमारे जीवन और मृत्यु का, बराबर कॉज एंड इफेक्ट सेट इन मोशन विद द बर्थ ऑफ अविद्या। अविद्या के साथ ही ये सारी चीजें आती हैं और इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है जैसा हम जानते हैं। तो हमको एवोल्यूशन के मार्ग पे आगे बढ़ना है योगिक डिसिप्लिन के साथ। अब देखिए इन्होंने इसमें चौथे सूत्र में कहा है अविद्या क्षेत्र उत्कृष्ट प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम। अविद्या इज द सोर्स ऑफ दोज that are mentioned after it, whether they be in the dormant, attenuated, alternating or expanded condition। ये क्लेश की बात कर रहे हैं, ये चाहे अविद्या की वजह से जो अविद्या का सोर्स है, तो ये जो हमारे कंडीशंस हैं क्लेश की, ये डॉर्मेंट यानी छिपी हुई हो सकती है, कम हो सकती हैं, अल्टरनेटिंग हो सकती हैं, आती जाती हो सकती हैं। कभी हमको लगता है कि हम क्लेश में बंधे हैं या कष्ट में हैं
और कभी हमको लगता है हम नहीं हैं, या एक्सपेंडेड कंडीशन। तो ये कंडीशन सारी की सारी कोई भी है, ये सब अविद्या का क्षेत्र है और इसमें ही ये कार्य करता है। अब आगे यहाँ पे तैमनी जी कह रहे हैं, इवन व्हेन देयर इज प्रेजेंट द रिक्वायर्ड अर्नेस्टनेस। अब ये कह रहे हैं कि जब एक अर्नेस्टनेस साधक में आ जाती है कि वो इस डिटर्मिनेशन के साथ पाथ ऑफ योगा में उतरता है, तो भी यहाँ पे एक दो चीजें आवश्यक हैं कि उसको अपना परमानेंट मूड और हैबिट डालनी पड़ेगी इस आइडियल को परस्यू करने के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि सिर्फ यही नहीं है कि अर्नेस्टनेस के साथ आप लग गए, मगर अगर आपका मूड विचलित होता है, कुछ और वृत्तियां आ जाती हैं जो कि आएंगी ही, तो वो कह रहे हैं मेयर विशिंग और विलिंग इज नॉट एनफ। सिर्फ सोच लेने से या विल कर लेने से एनफ नहीं है, हमको ये करना पड़ेगा और इसके लिए हर रोज टेस्टिंग होगी। Their ideas become clarified and their capacity and earnestness are tested severely in trying to practice preliminary क्रिया योगा। तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे आइडियाज हैं वो क्लैरिफाई होते जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि रोज हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, टेस्टिंग होगी। अगर इस क्रिया योग पे हम चलेंगे तो ये जो साधक है उसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको एक एक चीज को अच्छे से एम करना है और डिटर्मिनेशन और कैपेसिटी के साथ बढ़ना है, और उसको बराबर विगर चाहिए, एनर्जी चाहिए, सिंगल माइंडेड डिवोशन चाहिए। ये आसान नहीं है और इसके लिए लग के करना पड़ेगा। सिर्फ विशिंग और विलिंग इज नॉट एनफ, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। तो ये प्रेपरेटरी योगा है। सो यू विल सी दैट दिस सूत्र ऑफ 5 वर्ड्स जो हम लोगों ने बात करी, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, क्रिया योगा, 5 शब्द, ये कॉम्प्रिहेंसिव मेथड इसका आवश्यक है ताकि योगिक लाइफ के हायर स्टेजेस में हम जा सकें। इसमें हमारे नेचर का प्रत्येक एस्पेक्ट अच्छे से फॉलो किया जाता है, ट्रिपल डिसिप्लिन जैसी भी हमने अभी बात करी थी। और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने लोअर नेचर को ट्रांसफॉर्म करें और हायर सेल्फ के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त बनाएं। मतलब कहने का ये है कि ईगो के हिसाब से हम अपना जो हायर सेल्फ है उसके साथ कोऑपरेट करें, लोअर माइंड, लोअर नेचर को अपने पूरा एट्यूनमेंट करें और इसी से अनलॉक हिडन एनर्जीज एंड पोटेंशियल्स विद इन अस जो है उसको अचीव कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो कह रहे हैं ये सारा कार्य किया जा सकता है। ये तीनों चीजें बहुत ही मिस्टीरियस हैं और आई के तैमनी जी कह रहे हैं कि अगर हम करेंगे लगातार एक एक चैलेंजेस इसका एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, टेस्टिंग में बराबर अपने को लगाएंगे, तो हम ये समझ जाएंगे कि इसमें कुछ मिस्टीरियस नहीं है, करने की चीज है। दिस इज ए वेरी प्रैक्टिकल, इसलिए इसको प्रिलिमिनरी योगा कहा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर हम इतना करेंगे तो आगे समाधि जो है हमारे लिए आसान हो जाएगी। ये आवश्यक है। वो कह रहे हैं टेक एग्जाम्पल ऑफ ए स्टूडेंट हु हैज द डिटर्मिनेशन टू बिकम ए ग्रेट मैथमेटिशियन, जैसा हम लोगों ने लास्ट वीक में भी बात की थी। टैमनी जी कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई एक बच्चा ग्रेट मैथमेटिशियन बनना चाहता है तो पहले दिन से ही वो कठिन चीजें नहीं करेगा, बहुत आसान आसान चीजें करेगा, मगर धीरे धीरे वो सतत अभ्यास करता जाएगा और लग के करेगा। तो ये 3 चीज अगर वो करता रहेगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा और वो अपना कार्य कर पाएगा जैसे वो दुनिया में करता है वैसे ही। क्योंकि हम लोग दुनियावी चीज को तो बहुत सीरियसली लेते हैं, मगर इसके बारे में जब बात आती है जो कि हाईएस्ट एफर्ट है ह्यूमैनिटी का, उस पे हम मतलब सोचते हैं अपने आप हो जाएगा,
तो तामिनी जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी और सतत अभ्यास से लगातार डेली रूटीन में इसको हमको सेल्फ को डिसिप्लिन करना होगा। अब आगे ये कह रहे हैं तैमनी जी कि ये क्रिएटिव वर्क जो है जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तपा स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधानानि, जो क्रिया योग करना है, ये हमको इतनी खुशी देगा जीवन में और हमको तैयार करेगा प्रेपरेटरी योगा से, ताकि हम हाईएस्ट ऑर्डर के लिए अपने को तैयार कर सके। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर का क्रिएटिव वर्क है, इससे बड़ा कोई वर्क नहीं हो सकता, ऐसा तैमनी जी कह रहे हैं और हम लोग समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं दिस इज मोर रियल एंड मोर डायनामिक देन मेकिंग ए स्टैचू और पेंटिंग ए पिक्चर और राइटिंग ए पोएम। मतलब कोई भी क्रिएटिव वर्क इस स्टैंडर्ड का नहीं है, इस हाईएस्ट ऑर्डर का। अगर हम देखें स्टैचू से अनवेल करना किसी भी मूर्ति को, और ऐसे ही कोई पिक्चर को पेंट करना, कोई कविता को लिखना एक कवि के लिए, ये सारी चीजें इतनी डायनामिक नहीं है जितनी कि लाइफ को अपने चेंज करने के लिए हम प्रेपरेटरी योगा करें। दिस इज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेपरेटरी योगा। इस बात को कह रहे हैं कि ये क्रिएटिव वर्क जो है हाईएस्ट ऑर्डर का है। क्यों? इसका रीजन क्या है? आई के तन्नी जी आगे बता रहे हैं कि दीज आर्टिस्ट एंड पोएट्स, ये सारे के सारे डेड थिंग्स में कार्य कर रहे हैं। डेड नहीं है वैसे, मतलब कंपेरेटिवली यहाँ पे एक लिविंग बीइंग है, हमारा लोअर नेचर है, उसको हमने हायर नेचर के साथ अट्यून करना। तो ये जो है ये सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर का क्रिएटिव वर्क है। इससे बड़ा कोई क्रिएटिव वर्क इस दुनिया में नहीं हो सकता। हम लोग इसको देखें और इसको समझें। वो इसी बात को कह रहे हैं कि लोअर नेचर को डील करना लिविंग और रियल थिंग है, हमारे अपने, किसी दूसरे के नहीं। ए लाइफ प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व, एक प्रॉब्लम लाइफ की सॉल्व की जा रही है। ए लिविंग पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर टू बी इन द फ्यूचर, हमारी एक लिविंग पिक्चर जो कि फ्यूचर की है, जिसको हम प्रोटोटाइप भी कह रहे हैं, वो पेंट की जा रही है। एक फ्यूचर परफेक्शन को छेनी हथौड़े की मदद से, मार्बल ब्लॉक से हम अपने लोअर नेचर को अलग निकाल रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर में होगा। इट इज दिस डिवाइन क्रिएटिविटी इन दिस वर्क विच ट्रांसफॉर्म्स अवर लाइफ। ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है और डिवाइन क्रिएटिविटी है कि इसका कोई जोड़ नहीं है। और इसमें कितने भी ट्रबल्स, ट्राइबुलेशंस, मतलब कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, तो ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है एक्सटर्नल वर्ल्ड की, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मगर तभी हमको पता चलेगा। और ये हाईएस्ट ऑर्डर का जो क्रिएटिव वर्क है, इसको हमने करना है, करना ही है हर हाल में, ऐसा बात आ रही है। इट्स ए लिविंग प्रोसेस ऑफ ए बर्ड ट्राइंग टू ओपन इनटू ए फ्लावर। ये ऐसा ही है जैसे कि एक कली है, उसकी कॉन्शियसनेस में अगर हम जा सकें तो वो कैसे खिल के एक फूल बनेगी। ये नेचुरल अनफोल्डिंग प्रोसेसेस हमेशा प्रेजेंट है, और हम फ्यूचर को प्रेजेंट में उतारना चाहते हैं। नेचुरली प्रोटोटाइप को हम देख रहे हैं, अपने पहचान रहे हैं और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वी आर बिकमिंग व्हाट वी आर, हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने आगे जाके होना है। We do not know what the statue is going to be like. He who is our innermost self knows. तो हमने अपने छेनी हथौड़े की मदद से इस स्टैच्यू अपने अंदर एक मार्बल ब्लॉक में से फ्लूइड नेचर के निकाल के और उसको अलग करना है, ताकि ये हमारा फ्यूचर है। इसकी बात आई के तैमनी जी कह रहे हैं। तैमनी जी कह रहे हैं कि ये इतना हाईएस्ट ऑर्डर का क्रिएटिव वर्क है कि जो कोई दूसरा नहीं है इस दुनिया के। आगे वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो है कार्य, इसमें कोई एज का मैटर ही नहीं है, किसी भी एज में हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए विगर चाहिए, इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा जोश चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता क्या एज है। वो कह रहे हैं सरकमस्टेंसेस डू नॉट मैटर,
कैसी भी परिस्थिति कहीं पे भी हम हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं डेथ डज नॉट मैटर, इवन डेथ से समाप्त नहीं होगा, क्योंकि वो हमको फिर से आगे हम बढ़ा सकते हैं। वर्क कैन गो ऑन कॉन्टिन्यूअसली इवन आफ्टर डेथ इफ आवर माइंड इज सेट ऑन दैट डायरेक्शन। अगर हमारा मन उस दिशा में लग जाए, उस ऑब्जेक्ट या गोल को पाना चाहे जो हमारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है, हमारे लोअर नेचर को हमने हायर सेल्फ के साथ अट्यून करना, इससे बड़ा कार्य कोई हो ही नहीं सकता। आगे वो कह रहे हैं एक्सटर्नल थिंग्स बिलोंग टू फिनोमिनल वर्ल्ड। वो कह रहे हैं दुनिया में बाहरी चीजें सिर्फ इस दुनिया में जो हम देख रहे हैं इसमें हैं। एंड वी हैव नाउ हिच्ड अवर वैगन टू द इटर्नल स्टार। बहुत अच्छे शब्द यूज कर रहे हैं, हिच्ड अवर वैगन। वो कह रहे हैं कि एकाकार कर लिया है हमने इटर्नल स्टार, अपने आत्मा की जो इटर्नल स्टार है उसके साथ अपने वैगन अपने को जोड़ लिया है, वननेस कर ली है, जो हमारे अंदर छुपा हुआ है और गाइड कर रहा है हमको आगे बढ़ने के लिए। तो प्रेपरेटरी योगा potentially mean and can actually mean to anyone who takes up the work in earnest, जो अर्नेस्ट में ध्यान पूर्वक इस कार्य को ले सकता है, वो इसको अच्छे से कर सकता है, वो पोटेंशियली प्रेपरेटरी योगा की तैयारी करेगा। अब फिलॉसफी ऑफ योगा, इन्होंने इसको हेडिंग दी, सेकेंड चैप्टर ऑफ द योग सूत्रास आउटलाइंस वेरी सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली द फिलॉसफी अपॉन विच द टेक्निक इज बेस्ड। तो दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने जैसे पहला सूत्र देखा जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये कहना है कि उसमें सिस्टमैटिकली और लॉजिकली इस पूरी टेक्निक को समझाया है पतंजलि ने साधना पाद के अंदर, जो कि सेकंड साधना पाद। This philosophy of yoga is supposed to be derived from the philosophy of सांख्य। ये सांख्य की फिलॉसफी जैसा है, जो कि एक है हमारे मेजर सिस्टम है जो हिंदू फिलॉसफी के षड दर्शन जो हम जानते हैं हिंदू फिलॉसफी में, उसमें से एक है सांख्य, और उससे काफी कुछ मिलता जुलता है। द प्रैक्टिकल टेक्निक, इसको टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब ये बहुत दिन से कितने ऋषि मुनियों ने, कितने व्यक्तियों ने इसको टेस्ट किया है, हजारों साल से, और कॉन्फिडेंस के साथ जिसने चाहा है वो इस पे आगे बढ़ पाया है और उसने अपने को सेल्फ अटेनमेंट कर लिया है, सेल्फ रियलाइजेशन करा है। द फिलॉसफी ऑफ योगा प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट बेसिस फॉर दिस टेक्निक विच आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस। अब हम देखें ह्यूमन कंडीशन क्या है। टेमनी जी कह रहे हैं कि अब हम एक जनरल और क्लियर आइडिया, जैसे फिलॉसफी की जो बात की जा रही है योगिक टेक्निक बेस करते हैं, तो उसमें फिलॉसफी जो पतंजलि ने कही है वो 26 सूत्रों में 3 से लेकर और 28वें सूत्र तक अच्छे से इन्होंने आउटलाइन की है, समझाया है। उसके बारे में डिटेल से अभी बात नहीं कर पाएंगे हम लोग, मगर वो कह रहे हैं कि कुछ उसके आइडियाज हम लोग समझ सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा द फिलॉसफी स्टार्ट्स विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन माइजरीज, जो मानव दुख का कारण है उसके बारे में बात की गई है, जैसा कि बुद्धा ने भी बताया उसके लिमिटेशंस क्या हैं, इल्यूजन्स क्या हैं हमारे, और बहुत कम एक्सेप्शंस हैं उसके। तो इन्होंने सूत्र 15वें सूत्र में देखिए क्या कहा है, ये कह रहे हैं द सूत्र विच सम्स अप दिस पेटेंट फैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज 215। बुद्धा ने भी यही बात कही है। वो कह रहे हैं टू द पीपल हु हैव डेवलप्ड डिस्क्रिमिनेशन all is misery on account of the pains resulting from change, anxiety and tendencies, as also on account of conflicts between the natural tendencies which a man find in his nature and his thoughts and desires prevailing in a particular period of time। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ भी हो रहा है ये हम देखें, सारे दुखों का कारण मतलब यही है, और यही एक विवेकशील व्यक्ति समझ पाता है कि इस दुनिया में कष्ट ही कष्ट हैं, और उसका रीजन कोई भी हो, चाहे एंजाइटी, टेंडेंसीज हमारे अंदर की जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो ये सब रीजन है। बट सारा
दुनिया दुख है, दुखमय है और इससे निकलने का रास्ता है, ऐसा बुद्धा ने जो कहा वही चीज यहाँ पे आ रही है। और देखिए 15वां सूत्र क्या कह रहा है, परिणाम ताप संस्कार दुख है वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। To the people who have developed discrimination, all is misery on account of pains. सब जगह दुख ही दुख है और इस दुख से निकलने के लिए ही ये हम लोगों ने प्रेपरेटरी योगा की बात की जा रही। अब ये कह रहे हैं सम पीपल विल बी इंक्लाइंड टू कंसीडर दिस स्टेटमेंट एज रादर स्वीपिंग एंड टू पेसिमिस्टिक। कह रहे हैं काफी लोग, तैमनी जी कह रहे हैं काफी लोग ये सोचेंगे ये बड़ा ही स्वीपिंग स्टेटमेंट है, पेसिमिस्टिक है, मगर ये फैक्ट है कि दुख ही दुख है इस दुनिया में। और ये सारे जितने भी बड़े हमारे ऋषि या जो भी जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने यही कहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेस इज, अब एक क्वेश्चन इन्होंने उठाया है जो कि दुनिया में लोग समझते हैं, assuming that there is all pervading misery in human life, is it possible to avoid or to get rid of this misery? तो कह रहे हैं इस दुख से निजात पाने का, कष्ट से छूटने का क्या कोई उपाय है? तो वो ये बात सूत्र में ही अगले सूत्र में क्लियर कर दी। इट इज गिवन इन सूत्र 216, साधना पाद के 16वें सूत्र में ये बात आई है, दी माइजरी विच इज नॉट येट कम कैन एंड इज टू बी अवॉइडेड। जो नहीं आई है उसको अवॉइड किया जा सकता है और उसको जानना चाहिए। तो कैसे, जैसे दुख का कारण और निवारण बुद्ध ने कहा, वैसी ही बातें हैं कि जो कुछ भी है इससे हमको निकलना है। एंड येट मैनी ऑफ आवर मॉडर्न फिलॉसफीज आर लाइक दैट। हमारी जो फिलॉसफीज हैं वो इसका दुख का कारण नहीं बताते, सिर्फ बता के छोड़ देते हैं। और तैमनी जी कह रहे हैं यहाँ ऐसा नहीं है, पतंजलि ने अगले ही उसमें इसको आंसर कर दिया अब इस क्वेश्चन को कि दुख है तो उसका क्या कारण है या कैसे बचा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन और भी उठाया है तैमनी जी ने, वो ये कहना है, इफ वर्च्यू एंड वाइस बिगेट रेस्पेक्टिवली प्लेजरेबल एंड पेनफुल एक्सपीरियंसेस, अगर उनसे दुख ही आता है, पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं और प्लेजरेबल से प्लेजर आता है, तो क्यों ना हम एक वर्चुअस लाइफ जीने की कोशिश करें जिससे कि आगे हमें सुख ही सुख मिले। तो इसके बारे में जो हमारी फिलॉसफी है वो कहती है कि ये अननेसेसरीली हार्श और पेसिमिस्टिक नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ये हमको सिखाने के लिए है और हम लोगों ने आगे बढ़ना है। कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस आइडियल जो हैं वो ये कहते हैं कि हम इन कमजोरी से निजात पा लें और सुख ही सुख में रहें। तो पतंजलि योग सूत्र इस बात को ये कहता है कि ये ऐसा नहीं है कि ये बात ऐसे समाप्त हो जाएगी। The next question which naturally arises, whether it is possible to avoid this misery which has been shown to be inherent in human life in this last sutra, मगर ऐसा नहीं है। Now it is in this respect that the philosophy of yoga differs fundamentally. योगा की फिलॉसफी ये कहती है कि ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जो कहता है कि खुशी खुशी रह सकती है या आप अच्छे अच्छे कर्म करो तो अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ये कभी भी नहीं होता। जब तक ये दुनिया में हम आएंगे, हम अगर सुख की इच्छा रखेंगे तो दुख जरूर आएगा, क्योंकि ये पैकेज डील है। हम इस चीज को समझ लें, दुख अगर आएगा ही आएगा अगर हम सुख चाहते हैं। तो हम अगर सुख की इच्छा रखेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो अगर हम सुख की इच्छा नहीं रखेंगे तो ही हो सकता है। इसलिए हमको दोनों में सम रहना है। जो हम लोगों ने बात करी थी कि समत्वम योगम उच्यते, समता ही योग है। आगे तैमनी जी इसी बात को कहना है, यू विल हैव टू गेट अप नेक्स्ट डे एंड बिगिन वेयर यू लेफ्ट ऑफ द प्रीवियस नाइट। जहां हम थे, सोए थे, तो अगले दिन सवेरे उठेंगे तो वहीं होंगे। हम एकदम से चेंज नहीं हो जाएंगे रात भर में। तो इसलिए हमको लग के करना होगा।
you cannot expect to become enlightened in your next life. Or if you don't believe in reincarnation in the vague and unending life which is supposed to follow death, तो डेथ से कुछ नहीं होगा कि अगले जन्म में हम ठीक हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि समता में अपने को स्थापित करना यही योग है, इसी की बात की जा रही है। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी, जो ये क्वेश्चन उठाया गया, क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस लोग ऐसा मानते हैं कि हम अच्छे कर्म करें और हम अच्छे तरीके से रहेंगे और सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। जीवन में ऐसा कभी नहीं होगा। ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योगिक फिलॉसफी इट इज पॉसिबल टू राइज कंप्लीटली अबव द इल्यूजन मिजरीज ऑफ लाइफ एंड टू गेन इनफाइनाइट नॉलेज। ये हो सकता है कि हम माया को जीत लें, हम दुखों से निवृत्त हो जाएं, ब्लिस ऑफ पावर एनलाइटनमेंट में हैं, मगर हम यहाँ पे और यही कर सकते हैं फिजिकल बॉडी में होने के साथ। एंड इफ वी डू नॉट अटेन दिस एनलाइटनमेंट व्हाइल वी आर स्टिल अलाइव, वी विल हैव टू कम बैक अगेन एंड अगेन इनटू दिस वर्ल्ड until we accomplish this appointed task। जब तक हम उस कार्य को समाप्त नहीं कर लेते, यानी हमारे अंदर समता भाव नहीं आता, तब तक हम नहीं इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे और हम बार बार जन्म लेते रहें, इस दुनिया में आते रहेंगे, दुख पाते रहेंगे, क्योंकि सुख की इच्छा रखेंगे। फैमिली जी कह रहे हैं सो इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ चूजिंग द पाथ ऑफ योगा और रिजेक्टिंग इट। तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इसको चूज करना है पाथ ऑफ योगा या रिजेक्ट करना है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, तैमनी जी कह रहे हैं, और हम लोग इसको समझ लें कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ चूजिंग इट नाउ और इन सम फ्यूचर लाइफ। सिर्फ इतना ही प्रश्न है हमारे पास, क्योंकि ये ऑब्लिगेटरी पिलग्रिमेज है, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। तो हम सबको जाना उसी रास्ते है, बस एक पायनियर हो सकते हैं, लैगर्ड हो सकते हैं, ये हमारी चॉइस। It's a question of gaining enlightenment as soon as possible and avoiding the suffering in the future, or postponing the effort and going through further suffering which is unnecessary and avoidable। तो ये मेन चीज है कि क्या हम एनलाइटनमेंट गेन करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सफरिंग से छूटना चाहते हैं। तो यहाँ कोई वेग प्रॉमिस नहीं किया जा रहा कि अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो हम कर्म कर रहे हैं हमको मिलेगा और हमको समता में रहना है, ये योग है। अब ये कह रहे हैं कि मिजरी का कॉज क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि मिजरी का कॉज हम लोग जो है जानते ही हैं कि हमारी अपनी वृत्तियां हैं, क्लेशास हैं। हियर इज अनदर प्रूफ ऑफ इट्स थॉरोनेस एंड इफेक्टिवनेस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज और मेलेडी। ये कह रहे हैं कि अगर कोई दुख और कष्ट है तो हम उसको दो तरीके से, तैमनी जी कह रहे हैं, टैकल कर सकते हैं। या तो हम कोई पैलिएटिव यूज कर लें कि ऊपर ऊपर से सिम्टम देख के अनप्लीजेंट सिम्टम्स को समाप्त कर दें, या हम उसकी मेलेडी के रीजनिंग में जाएं। तो ये कह रहे हैं कि ये योग शास्त्र जिसकी बात की जा रही है, योगा फिलॉसफी की, पतंजलि योग सूत्र की, ये सिर्फ यही संभव है कि पूरी तरह डिजीज को रूट से खत्म कर देना, जड़ से समाप्त करना। ये सिर्फ पैलिएटिव या दिखावे का नहीं है, या सिर्फ ऊपर से सिम्टम को ठीक कर लेने से कुछ नहीं होगा। फिलॉसफी ऑफ योगा एडॉप्ट्स इन लेटर कोर्स, इट गोज टू द रूट कॉज ऑफ ह्यूमन सफरिंग। तो जब तक रूट कॉज में हम ह्यूमन सफरिंग के नहीं जाएंगे तब तक समाप्त नहीं होगा। और ये इसके लिए 5 लिंक्स जो हम लोगों ने अभी बात करी थी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। जैसा कि हमने अभिनिवेश के बारे में समझा था कि ये कितनी बड़ी अविद्या की वजह से आ जाता है, और ये छोटी मोटी चीजें नहीं है फिलोसॉफिकल। अविद्या इज नॉट द ऑर्डिनरी काइंड ऑफ इग्नोरेंस, ये कह रहे हैं जनरल फिलोसफिकल सेंस में। इट्स ए टेक्निकल टर्म विच मीन्स रियली द लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अवर रियल नेचर। अपने रियल नेचर को हम नहीं जानते और हम अनडिजायरेबल कंडीशन और माया में पूरी तरह लिप्त होते जाते हैं और धीरे धीरे इसमें वशीभूत होते जाते हैं। और जबकि हमको इससे निकलना है, जो कि इन्वोल्यूशन ऑफ मोनेड है, तो हमको एवोल्यूशन करना है, इवॉल्व होना है। जो एवोल्यूशन की डेफिनेशन ऊपर हम लोगों ने पढ़ी थी वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उससे हमको रियलिटी या लिबरेशन के लिए अपने को तैयार करने में मदद मिलेगी। अल्टीमेट क्वेश्चंस, Why he gets involved in manifestation। हम जानते हैं कि कैसे हम लिप्त हो गए माया में
कैसे अविद्या में घिरते चले गए और कैसे हम इससे छूट सकते हैं, ये हमको जानना है। अब देखें इसका कारण पहले अध्याय में ही कहा गया है, समाधिपाद में जो पतंजलि योग सूत्र है, दूसरा सूत्र ही इसके ऊपर है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग की दूसरी डेफिनेशन उन्होंने दी यहाँ पे, मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड, क्योंकि हम सब के अंदर इनहिबिशन या जितने भी ये सब प्रॉब्लम्स हैं ये माइंड की वजह से होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल नोन सूत्रास ऑफ दिस ट्रीटीज। हम देखें तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो जो हमारी वृत्तियां हैं उनको हम जाने। अब वृत्तियां क्या हैं, आगे उन्होंने बताया कि ये वृत्तियां मॉडिफिकेशंस ऑफ फंक्शनिंग कहलाती हैं और इससे ही ट्रांसफॉर्मेशंस होता है। और यहाँ इन्होंने कहा वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, ये मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड 5 तरीके का है। ये दुख भी हो सकता है और जो सुख भी हो सकता है, नॉट पेनफुल, दुख मतलब सुख नहीं, नॉट पेनफुल कह सकते हैं। क्लिष्टा अक्लिष्टा इन्होंने वर्ड यूज किया है। तो ये 5 तरीके की वृत्तियां हैं, इसको हम देख लें, अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतिया, ये 5 हैं। प्रमाण मीन्स राइट नॉलेज और रॉन्ग नॉलेज, फैंसी, स्लीप और मेमोरी। मतलब राइट नॉलेज, हमको सही चीज का भी ज्ञान है तो भी ये एक वृत्ति है, माइंड जो है उसमें फंसा रहे। रॉन्ग नॉलेज है तो भी, और अगर इमेजिनेशन कोई कर रहा है तो भी, और हम जब सो जाते हैं तब भी, और यही मेमोरी का हाल है। तो विकल्प और स्मृति हम जानते हैं कि ये मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड है और इसमें आउटर वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट, जबकि प्रमाण और विपर्य हम लोग आउटर वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। प्रमाण मीन्स राइट नॉलेज और विपर्य मीन्स रॉन्ग नॉलेज। विकल्प और स्मृति हम देखें माइंड में है और ये आउटर वर्ल्ड से कोई कांटेक्ट नहीं है तब हो रहा है। और स्मृतियाँ, स्मृतियाँ ये इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है लोअर माइंड की, कि मेमोरी उसने कहीं देखा था तो सेंस ऑर्गन्स की। अब आगे आके तमनी जी यही कह रहे हैं कि ये नेचर ऑफ रियलिटी या रियल कॉज को जानना और अवेयरनेस ऑफ रियलिटी, इसकी बात की जा रही है और इसकी अनइंटरप्टेड प्रैक्टिस करनी है हम सब ने, जो कि 26वें सूत्र में कहा गया है, द प्रैक्टिस ऑफ अनइंटरप्टेड अवेयरनेस ऑफ रियल इज द मीन्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ अविद्या। अविद्या हटाने का जो है रियल नेचर को जानना है तो हमको अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नो पैलिएटिव्स, कोई पैलिएटिव्स काम नहीं करेंगे, यानी सिम्टम्स के ऊपर अगर कार्य किया तो नहीं होगा ऊपर से, और हमको टेम्परेरी सोल्यूशन यहाँ काम नहीं करेंगे, जो कि बात यहाँ पे कही गई है। और 28वें सूत्र में इन्होंने यही कहा है दूसरे साधना पाद के, द आंसर इज गिवन इन 228। 28वां सूत्र दूसरे भाग का साधना पाद का, फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ कंपोनेंट एक्सरसाइजेज ऑफ योगा ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ इम्प्योरिटी अराइजेज स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन विच डेवलप्स इनटू अवेयरनेस ऑफ रियलिटी। मतलब अगर हम ये योग करेंगे या मानव इसको करेगा तो उसके अंदर इम्प्योरिटी, अशुद्धता कम होगी, समाप्त होगी और स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन उसको मिलेगा और अवेयरनेस ऑफ रियलिटी होगी। और वो कह रहे हैं इसी के साथ 29वां सूत्र जो है वो आता है 28वें के बाद, और जिसमें 8 प्रैक्टिसेस की बात की गई है। जो कि हम जानते ही हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अष्टांग, वंगन, तो ये 8 मतलब वो हैं इसके अंग, जिसकी बात अगले चैप्टर में करी जाएगी। मगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सेल्फ रेस्ट्रेंट्स तो यम है, फिर फिक्स्ड ऑब्जर्वेंसेस नियम,
posture, आसन, regulation of breath, प्राणायाम, abstraction, concentration, contemplation, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ट्रांस में समाधि are 8 parts of self discipline of yoga. तो साइंस ऑफ योगा में ये कह रहे हैं कि नटशेल में ये फिलॉसफी ऑफ योगा है कि मोनाड कैसे मैनिफेस्टेशन में आके अपने रियल नेचर को भूल गया और कैसे उसको धीरे धीरे हमने वापस प्यूरिटी से और रियलिटी को जान के मोनेट को रिगेन करनी है अवेयरनेस रियल नेचर की। तो ये साइंस ऑफ योगा और कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्निक है कि उसको वापस सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली फिर से वननेस या मोनेट की वननेस प्राप्त की जा सके। अब टेमनी जी कह रहे हैं बट देयर इज वन पॉइंट विच आई वुड लाइक टू क्लियर अप इन दिस कनेक्शन कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें। टेमनी जी इसका तुरंत आंसर दे रहे हैं हाथ पे हाथ। वो कह रहे हैं बिगिन एनीवेयर बट बिगिन एट वंस। ये इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत शुरुआत करें, चाहे कहीं भी आप हैं, आप किसी भी जगह पे हैं, तो आपको इसकी शुरुआत करनी है योगा की, ताकि आप अपने को तैयारी कर सकें समाधि के लिए। द पाथ टू रियलिटी इज नॉट ए बीट एंड रोड। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि सब लोग उस पर चले हैं और हम आराम से चले जाएंगे, विच वी हैव टू फाइंड बिफोर वी कैन ड्राइव अवर कार ऑन इट। अगर हमको अपनी कार चलानी है तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि बीट एंड रोड नहीं है, हमको एक पाथलेस पाथ पे चलना होगा, अपने अंदर जाना है फ्रॉम विद इन अवर सेल्स विच वी कैन एंटर एट एनी पॉइंट। वो कह रहे हैं किसी भी स्पेस और टाइम में, क्योंकि हम और टाइम और स्पेस से बंधे हुए हैं, तो हम हियर एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट इट। ये इंपॉर्टेंट है जी कि हम अभी तुरंत से इसको बस जस्ट एक दो मिनट ले लें और तो जी मैं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3 पाथ्स इन जी 1 की बात कर रहे हैं यहाँ तेमनी जी। तो हम लोग देखें कि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम लोग नॉलेज के पाथ पे चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग पे और भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, तो ये कह रहे हैं कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग अलग अलग नहीं है। अगर हमारे अंदर ज्ञान उपजता है तो ज्ञान से भक्ति आ जाती है और एक्शन हम कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे अंदर अगर हम कर्म योग करें तो डिवोशन और नॉलेज सारे होंगे। तो हमको लॉप साइडेड नहीं चलना है, ये कह रहे हैं कि ऑल राउंड अनफोल्डमेंट करना है डिवाइन नेचर का। तो हमको ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने यहाँ पे ये एक उससे समझाया है कि अगर कर्म योग से हम जाएं तो फिर भक्ति उपजेगी, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से फिर भक्ति और फिर कर्म। तो यहाँ पर मैं समाप्त करूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया अनम्यूट करके आप लोग कुछ ऐड या शेयर करना चाहें तो करें। थैंक यू। धन्यवाद राजीव जी, आपके स्पष्ट, विस्तृत और गहन अध्ययन द्वारा जो आपने प्रस्तुत किया, हम सब लोग बहुत लाभान्वित हुए। और आपने जो साइंस ऑफ योग, आई के टेमिनी जी की साइंस ऑफ योग, पतंजलि के योग सूत्र और एनी बेसेंट की जो पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू योग, उन सब की कंपैरेटिव एक स्टडी प्रस्तुत की और सबका समावेश करके उसको प्रस्तुत किया। तो विषय बहुत जो है वो रुचिपूर्ण और बहुत विस्तृत रूप से आपने प्रस्तुत किया, हम लाभान्वित हुए। अभी ये प्लेटफॉर्म ओपन है, पार्टिसिपेंट से भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं और यदि कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो आमंत्रित हैं। आपका इतना गहन अध्ययन है इस पर कि अभी हम लोग को इस पर और अध्ययन करना पड़ेगा, तब प्रश्न शायद रखे जाएंगे। ऐसा है कि कोशिश तो अपनी ये होती है कि भाई लोगों को प्रेरित करें, क्योंकि 50-60 जी 50-55 मिनट में कुछ भी ज्यादा संभव नहीं होता। मगर फिर भी ये है कि थोड़ा सा अगर किसी को इंस्पायर होता है कि भाई पढ़ना है, इसको और पढ़ना है, तो फिर वो ही उद्देश्य है जो मैं समझता हूँ। क्योंकि हम बिल्कुल लोग
हम सभी लोग अपने थोड़ा सा जो समझते हैं उसको साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी उस रास्ते पे हैं और काफी लोग हमसे भी ज्यादा हर चीज को जानते होंगे। तो ऐसा नहीं है मगर उद्देश्य इसका सिर्फ ये होता है कि हम उसको और ज्यादा पढ़ने के लिए इंस्पायर हो सके या समझने के लिए। आपकी जो बातें जो है मैंने कुछ जहन में मेरी आई। आपने पहले कहा कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, कि एकदम निरंतरता और स्थिरता जो है वही योग मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। इसके बिना नहीं चल सकता। यदि हम चाहें कि ऑल ऑफ सडन हम यौगिक लाइफ के अल्टीमेट पे पहुंच जाए तो वो संभव नहीं है। और आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि यौगिक जीवन है वो निर्धारित नियमों का यंत्रवत पालन नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ भावना, विचारों और क्रियाओं का परीक्षण है। फिर जो उसका अल्टीमेट है सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसमें होता क्या है, उसमें ड्युअलिटी समाप्त होती है और नेचुरल स्टेट ऑफ हार्मनी में हम पहुंचते हैं, और वही सेल्फ रियलाइजेशन है, वही अल्टीमेट है। तो बहुत अच्छी बात की। और सबसे अच्छी बात ये कही कि एक चित्रकार जो चित्र बनाता है, एक मूर्तिकार जो मूर्ति बनाता है, वो भी बहुत इनोवेटिव उसका कार्य है, बहुत क्रिएटिव उसका सृजनात्मक कार्य है। लेकिन एक जीवंत वस्तु को तराशना, अपने लोअर सेल्फ को प्यूरिफाई करना और हायर सेल्फ से जोड़ना, वो सबसे कठिन है। और ये सतत तराशने की प्रक्रिया है, और हम सतत तराशेंगे तभी जो है हम उस अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। और तभी हम खुद के भी प्रिय बनेंगे, समाज के भी प्रिय बनेंगे, और उस अल्टीमेट रियलिटी से तभी हम मिल सकते हैं। मैं एक थोड़ा सा मैं अपने को रोक नहीं पा रही, मुझे क्षमा करेंगे कि कोई सुनाता था कि राज तकलीफ से वाकिफ है संगी तराश, कि कितनी मुश्किल है पत्थर से सना। जो संग तराश है, पत्थर को मूर्ति का रूप देने के लिए उसको कितनी छेनी और हथौड़ों का जो है वो सहना पड़ता है, उसको प्रहार सहना पड़ता है। उसी तरह से यदि हम को अपने को एलिवेशन करना है, इवॉल्व करना है, तो हमको भी अपने को उतना ही तराशना पड़ेगा, और उतने ही तराशने में जो दुख और पीड़ा है वो सहनी पड़ेगी। तभी हम प्रिय बन सकते हैं, अपने भी, समाज के भी, और उस अल्टीमेट ईश्वर जिसको कहें हम वही हो सकते हैं। और बहुत धन्यवाद। अब हम लोग, समय हो गया है क्लोजिंग प्रेयर की तरफ बढ़े। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। फ्रॉम द अनरियल लीडर्स टू द रियल, फ्रॉम डार्कनेस लीडर्स टू लाइट, फ्रॉम डेथ लीडर्स टू इमॉर्टैलिटी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। शांति शांति। एक बार फिर से राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने